नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप हमारे साथ हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के साथ। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि हम एक भारत के अंदर अपने सनातन राष्ट्र की रक्षा के लिए एक हिंदू इकोसिस्टम को तैयार किया जा सके। इसके लिए हम सभी को, आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता है। आप सहयोग के रूप में आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कम से कम एक दोस्तों के पास जरूर चैनल को भेजें। दोस्तों, अभी हम जान रहे हैं कि इजराइल और इराक में भीषण युद्ध जारी है। तो अगर भीषण युद्ध अगर जारी है तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान सबसे पहले आखिर कब ये इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान बना। उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि आखिर जो इजराइल है वह जो इस प्रकार से बम धमाके ईरान के ऊपर कर रहा है, आखिर इसका मकसद क्या है। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले भारत ने पाकिस्तान के ऊपर टारगेटेड बम से धमाके करके वहां के जिहादियों को 72 हुरों के पास भेजने का काम किया था। तो अगर भारत का एक जो मेन मोटिव था, जो मेन गोल था, वह गोल क्या था? गोल था कि आतंकवादियों को खत्म करना। तो इजराइल का भी कुछ ना कुछ मोटिव होगा। तो जो सबसे बड़ा मोटिव है वह मोटिव ये है कि जो ईरान है वह परमाणु बम बनाने का पूरा ही नज़दीक पहुंच चुका है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वह जो यूरेनियम इनक्रीजमेंट होता है उसको करते करते वह 60% तक पहुंच चुका है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए ओनली और उसको 30% की आवश्यकता है। मतलब जैसे ही 90% के लमसम वह यूरेनियम को इंक्रीज कर देगा तो वह परमाणु बम बनाने में पूरी प्रकार से सक्षम हो जाएगा। और सक्षम हो ही नहीं जाएगा, जितनी जल्दबाजी में अभी ईरान है वह कम से कम IRGC, जो कि IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, वह एजेंसी कुछ दिन पहले ही यह इंफॉर्मेशन दी थी कि ईरान जो है वह परमाणु हथियार बनाने के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुका है। और वह नज़दीक इतना पहुंच चुका है कि कम से कम जब वह 90% यूरेनियम इंक्रीज कर देगा तो वह 10 परमाणु बम बनाने के काबिल हो जाएगा। और साथ ही साथ हम सभी लोग जानते हैं कि ईरान खुली तौर पे, जो वहाँ के अभी अली खुमैनी हैं, जो मेन शासक हैं रिलीजियस, हम सभी लोग जानते हैं कि ईरान जो है वह शिया मुस्लिम बहुल देश है। अब शिया मुस्लिम बहुल देश है और एक साइड सुन्नी मुस्लिम बहुल देश, उसमें सऊदी अरब, UAE, पाकिस्तान और जितने भी कंट्री हैं ये सब सुन्नी बहुल कंट्री हैं। अब ईरान जो है, जितने भी विश्व में शिया मुसलमान होते हैं वह सभी लोग, जैसे हज यात्रा करने के लिए लोग सऊदी अरब जाते हैं, उसी प्रकार से जो शिया लोग होते हैं वह ईरान जाते हैं मदरसा में। तो आखिर अब हम जानना चाहेंगे कि इजराइल का क्या अंततः मोटिव है, जिस मोटिव के अंतर्गत इतना हमला किया जा रहा है। तो सबसे जो मेन मोटिव है वह मोटिव है कि किसी भी तरीका से, किसी भी तरीका उसके लिए लगाना पड़े, कल बल छल जो यूज करना पड़े करेंगे, लेकिन हम मिडिल ईस्ट में किसी भी देश को परमाणु संपन्न देश नहीं होने देंगे। यह कौन बोलता है? यह इजराइल बोलता है, क्योंकि इजराइल का वह एक्जिस्टियल थ्रेट वह वहाँ पर रह नहीं पाएगा, क्योंकि सारे के सारे मिडिल ईस्ट में जितने भी दो देश हैं वह ज़्यादातर मुस्लिम देश हैं। और मुस्लिम और यहूदी को आज से नहीं, यह जो झगड़ा है बहुत ही पुरानी झगड़ाएँ हैं। अब आखिरकार ईरान जो इतना विस्फोटक किया, उसके बाद ईरान ने भी इजराइल के ऊपर मिसाइल मारे, जिससे कि इजराइल के अंदर भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उसी को देखते हुए आखिर इजराइल ये एकदम और मारने वाली सिचुएशन पे क्यों उतारू है। दोस्तों, अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 दिन और ईरान को नहीं रोका गया, 10 से 15 दिन, तो वह 10 परमाणु हथियार बना पाने में बिल्कुल प्रकार से सक्षम है। लेकिन क्या है कि अगर इजराइल को ईरान के अंदर अभी तो जिस प्रकार से उन्होंने परमाणु जहाँ पर स्थान है
उस स्थान को बम से मार के नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अगर इजराइल को अगर ये परमानेंट नहीं, मतलब अगर लॉन्ग टाइम के लिए रोक के रखना है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस प्रकार के कोई और भी देश परमाणु बम बनाने के लिए उतावला नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ ईरान ही है वह इतना उतावला बना हुआ है। और साथ ही साथ जो खुमैनी हैं वह बता चुके हैं कि हम जिस टाइम आएंगे, हमारे पास जिस टाइम शक्ति आ जाएगी उस प्रकार की, तो मैं इजराइल का नामो निशान मिटा दूंगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि हमेशा बहुत सारे प्रॉक्सी वारफेयर के अंतर्गत भी कुछ कामों को किया जाता है। दोस्तों, जब हम जानना चाहते हैं कि एक समय इजराइल और इराक इतने अच्छे, इतने गहरे दोस्त हुआ करते थे कि मुस्लिम कंट्री ने तुर्की के बाद इजराइल जो दूसरा देश बना वह इजराइल देश को मान्यता दी। उसके बाद होता क्या है कि सन होता है 1979 वहाँ पर। उसके बाद जो उससे पहले जो है, उसके बाद वह मोहम्मद रजा पहलवी जो हैं वह क्या है जी, और 1925 से लेकर रजा शाह और उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी जो हैं वह ईरान के ऊपर अपना राजतंत्र चलाने का काम करते हैं। वह राजतंत्र जो हैं, जब रजा शाह और उसके बाद जो उनके बेटे हैं रजा पहलवी, वे जो हैं वह लोग पूरे ओपन माइंडेड हुआ करते थे। ओपन माइंडेड होने के सबसे बड़ा कारण यह था क्योंकि जो ईरान देश था वह मुख्य रूप से पारसियों का देश था। लेकिन जब इस्लाम वहाँ गया तो इस्लाम जिस प्रकार से कार्य करता है कि अपना उस देश में गया, उसके बाद वहाँ पे अपना आबादी बढ़ाते बढ़ाते फिर वहाँ के लोगों को मारना, तंग करना और पूरा इस्लाम में बदल देना। आज क्या हो गया कि पूरा इस्लामीकरण हो चुका, क्योंकि पहले पारसी वहाँ हुआ करते थे, तो पारसी थे तो और पारसी और मुस्लिम हुए, तो जो शाह थे ना वह बहुत ही सेकुलर राजा हुआ करते थे, बहुत ही फ्रीडम वाले, खुले विचार वाले राजा हुआ करते थे। उनके राज्य को ये अगर बोला जाए कि ईरान स्वर्गीय राज में था, मतलब इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, इतने किसी को भी छोटे कपड़े पहनने हैं, बड़े कपड़े पहनने हैं, किसी प्रकार का बुर्खा हिजाब का कोई उनके ऊपर दबाव नहीं हुआ था। उसके बाद उनके जो बेटे आए रजा पहलवी, वह क्या थे, वह बहुत ही अपने देश से प्यार करने वाले व्यक्ति थे ईरान से। रजा पहलवी जो थे वह क्या था कि अपने देश में बहुत सारे सुधार करने लगे। जैसे जैसे वेस्टर्न साइड में अपने देश को तरक्की करने के लिए सारे काम किए जा रहे थे, उसी प्रकार से सारे काम ये भी करना स्टार्ट कर चुके थे। जैसे कि सबसे पहले अपने देश के अंदर वह लैंड यूनिफॉर्म को लेके आते हैं, लैंड यूनिफॉर्म लेके आ गए और बहुत सारे जो और गरीब तबका थे उन सभी लोगों में बंटवारा हुआ। लेकिन इससे होता क्या है कि जब लैंड यूनिफॉर्म होता है तो वहाँ के जितने भी जमींदार, समझिए या अपने भाषा में कि जितने भी जमींदार थे वह सभी लोग राजा शाह से बहुत ही ज़्यादा अंदर से गुस्सा होने लगते हैं। अंदर अंदर ही उन सभी लोगों को एक प्रकार से उन पे गुस्सा आने लगता है। और आने का मुख्य कारण भी यही था कि कहीं ना कहीं वह जो सुधार करना चाह रहे थे तो जमींदारों से जमीन छीनने लगती है। इसके बाद क्या है कि वह ये सब जो काम हो रहे थे वह व्हाइट रिवॉल्यूशन 1963 ईस्वी में स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद महिलाओं का अधिकार भी बहुत ज़्यादा था, मतलब जितना पुरुष का अधिकार था उतना महिलाओं का भी अधिकार था। वह लोग भी जॉब करती थी, हिजाब बुर्का पहनना अनिवार्य नहीं था, ऑप्शनल था। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, हर किसी को शिक्षा लेने का बिल्कुल अधिकार था। ऐसा नहीं था कि महिलाएं शिक्षा नहीं लेंगे, सिर्फ पुरुष शिक्षा लेंगे। मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आगे जब हम चलेंगे तो आपको रिलेट करके बताएंगे। उसके बाद औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा किए। औद्योगिकरण करने से होता क्या है कि उनके देश में एक बहुत ही अच्छा कल्चर बन जाता है। उसके बाद उनका अपने पास गैस है, तेल है, मतलब नेचुरल जो प्राकृतिक संसाधन था उससे वह पूरी तरीक़ा से भरे हुए हैं। उसके बाद होता क्या है कि जब ये सारे यूनिफॉर्म हो जाते हैं
तो जो अंदर अंदर गुस्सा होए हुए थे उन सभी लोगों का गुस्सा किसी न किसी तौर से बाहर आने लगता है। अब ये सब होने के बाद होता क्या है कि बहुत ही समाज में के अंदर ये अपना से इक्वलिटी लाने की कोशिश कर रहे थे शाह, लेकिन इनके अंदर जितने भी अधिकारी थे वे इतने करप्ट अधिकारी हो चुके थे कि सभी के सभी लोग वो बहुत ही ज़्यादा करप्शन के अंदर सम्मिलित थे। कोई भी छोटा से छोटा काम राजा से हुआ करता था उसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। उसके बाद इन इक्वलिटी का भी बहुत ज़्यादा उन पे दबाव बनने लगता है, या यूँ कहें कि उनके ऊपर ब्लेम लगने लगता है। और उसके बाद उस समय की इकोनॉमिकली स्थिति तो ठीक थी, लेकिन अंत में आ जाता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या होता है कि वहाँ पर जो कट्टर इस्लामिस्ट थे उन लोग अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे। तो उसके बाद 60 से 70 के अंतर्गत क्या होता है कि जो वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वे सभी लोग क्या करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा समाज में इन इक्वलिटी आने लगती है, तो उसको इक्वल करने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो अनाप शनाप जो पार्टियाँ होती थी उनको वह बैन करने लगे। एक पुलिस होती थी सबक, जो कि वहाँ के टोटल लोगों को कंट्रोल करने का काम करती थी। तो जो भड़काने वाले लोग थे राजा शाह के खिलाफ, उन लोगों ने उस पॉइंट को डालना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। उसके बाद क्या होता है कि राजा शाह पर इस बात को बार बार ब्लेम लगने लगा कि वह वेस्टर्न साइड को अपना पूरा तेल बेच रहे हैं और उससे हमें देशवासियों को और कुछ नहीं मिल रहा है। और वेस्ट के कंट्री को ये आदत भी है कि इनको थोड़ा सा अंगड़ी दो, ये पूरे के पूरे सिर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा डेमोक्रेसी के नाम पे वह पूरी तरीका से अपना सत्ता चलाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए वहाँ के लोगों के अंदर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होने लगता है। उसके बाद करप्शन बता दिए। उसके बाद क्रिटिकल जो लीडरशिप है उनकी बारी आती है। होता क्या है कि जो वहाँ के एक रिलीजियस धर्म गुरु थे, उनका नाम था अतातुल्लाह खुमैनी, जो 1963 है, वहाँ से वह पूरी तरीका से रजा शाह जो राजा थे उनको विरोध करने लगते थे, क्योंकि अतातुल्लाह खुमैनी का भी जो बोलबाला था, वर्चस्व था, वह राजा के इक्वल ही हुआ करता था, क्योंकि वह कहीं ना कहीं से धर्म गुरु थे। और आप तो जानते हैं कि मुसलमानों के अंदर मुल्ला का कितना ज़्यादा योगदान होता है। मुल्ला जो कहता है वही मान लिया जाता है। तो इसी चीज को हम आगे चल के आपको रिलेट करके बताएंगे कि कैसे अताउल्लाह खुमैनी ने पूरा तरीका से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद क्या होता है कि जब वो बार बार क्रिटिसाइज करने लगते हैं तो उनके भी फेवर में जो ईरान के बहुत सारे जो पब्लिक हैं वह आने लगते हैं। उसके बाद अताउल्लाह खुमैनी पर राज शाह के द्वारा अरेस्ट वारंट निकाला जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद उनको देश निकाला दे दिया जाता है। तो वह उस टाइम के फ्रेंच में जाकर चले जाते हैं, वहाँ पर अजाइलम ले लेते हैं। लेकिन वह अजाइलम तो वहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उस टाइम तक उनका जो फ्लोवर्स था वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब कहने का अर्थ है कि अब इस्लामीकरण का जो काल है वह पूरी तरीका से वर्चस्व पकड़ने लगा था। तो होता क्या है कि जनवरी 1978 में क्या होता है कि एक जो गवर्नमेंट का जो एजेंसी होता है जो पेपर को छापता है, उसमें अताउल्लाह खुमैनी के बारे में कुछ अपशब्द का प्रयोग किया गया या उनको बेइज्जती करने का प्रयोग किया गया। इससे होता यह है कि वहाँ पर जितने भी लोग अताउल्लाह खुमैनी को मानने वाले लोग थे उनके अंदर एक भारी रोष द्वेष उत्पन्न होने लगा, क्योंकि उनका जो धार्मिक गुरु लोग मानते थे उनको इंसल्ट किया गया था। उसके बाद वायलेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। जब इस चीज़ का विरोध करने के लिए जब रोड पे लोग उतरते हैं जनवरी में ही 1978 में, तो उसको क्रैक डाउन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा
उन पे बुरा तरीका से कार्य किया जाता है, या बोले कि लाठीचार्ज किया जाता है। बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर वायलेंस हो जाती है। उसके बाद सितंबर आते आते अब क्या होता है कि विरोध थमने का नाम तो ले नहीं रहा था। तो जब विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था तो 1978 को सितंबर में ब्लैक फ्राइडे के नाम से वहाँ आज भी कुछ लोग उस चीज़ को मनाते हैं। उस दिन होता क्या है कि विरोध प्रदर्शन जब कर रहे थे तो वहाँ के जनता के द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी करने लग जाती हैं। जब पत्थरबाजी एक साइड से होने लगता है तो इधर के जितने भी सेना के लोग थे उन सभी लोगों ने ओपन फायर कर देते हैं। उसके बाद ओपन फायर करने के बाद वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा लोगों का मृत्यु हो जाता है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक लगभग 100 लोगों का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद दिसंबर 1978 में 20 लाख लोगों का भीड़ पूरे उस देश की राजधानी में सड़कों पर आ जाता है। लोग इस चीज़ को देखते हुए 16 जनवरी 1979 को जो वहाँ के राजा थे शाह, वह अपने देश को छोड़कर चले जाते हैं। देश को छोड़कर जाते जाते वह अपने प्रधानमंत्री को पूरी सत्ता सौंप कर जाते हैं और देखभाल करने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब 1 फरवरी 1979 को जो खोमैनी है, क्योंकि सारा का सारा विद्रोह वही करवाया था, तो वह वापस आता है। जो शाह देश छोड़कर जा रहे थे तो सपोल बख्तियार जो है उसको अपनी वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम के, उनको सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, लेकिन वह नहीं इसको कंट्रोल कर पाते हैं। उसके बाद 11 फरवरी 1979 को आर्मी के द्वारा समझौता होता है और पूरी की पूरी देश में एक वोटिंग की प्रक्रिया से या पूछताछ की प्रक्रिया से रेफरेंडम करवाया जाता है। उस रेफरेंडम के अंतर्गत बताया जाता है, पूछा जाता है कि क्या आप इस्लामिक देश बनना चाहते हो, तो सारे के सारे लोगों का जवाब हाँ के अंतर्गत आता है। तो अब जो देश है वह बन जाता है ईरान ऑफ। तब क्योंकि वह देश रेफरेंडम करके बनाया जाता है, तो अब होता क्या है कि अब उस देश के अंदर नया संविधान बनाया जाता है। वह संविधान पूरी तरीका से जो इस्लामिक नियम होता है उसी के अनुसार बनाया जाता है। उसको बोला जाता है विलायत ई फरीहा, मतलब इसका मतलब होता है गार्जियन ऑफ इस्लामिक जुरिस्ट। मतलब ये होता है कि अब सारा का सारा जो ताकत है वह किसके पास चला जाएगा, जो रिलीजियस गुरु हैं उसके पास चला जाएगा। मतलब अतःतुल्लाह जो खोमैनी हैं, अब सारे के सारे देश के पूरे जितने शासन जितने भी ताकत हैं अब उनके पास चला जाएगा। चुनाव तो होगा लेकिन जो सुप्रीम पावर है वह अताउल्लाह खोमैनी ही रहेंगे। उसके बाद पूरी तरीका से इस्लामिक रूल वहाँ पर अप्लाई होगा। चुने हुए संसद के पास, क्योंकि वहाँ चुनाव होगा लेकिन चुने हुए संसद के पास लिमिटेड ही पावर होगा। उसके बाद रिवोल्यूशनरी गार्ड होता है IRGC, वह क्या है, यह पूरे देश के अंदर इस प्रकार के एक गार्ड होते हैं जो कि ये सारे के सारे इस्लामिक जो रूल है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपने इसी प्रोटेक्ट के अनुसार देखे होंगे कि हाल में किस प्रकार से हिजाब को लेकर पूरे के पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। उसके बाद क्या होता है कि ईरान वार हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि जो ईरान जो है वह अब डायरेक्ट वार में नहीं उतरकर, क्योंकि इराक और ईरान का युद्ध इतना लंबा चला था कि सारे के सारे अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुका था। तो इसी लिए अब क्या है, डायरेक्ट युद्ध में नहीं उतरकर क्या किया जाता है, अपने प्रॉक्सी वार को उतारा जाता है। हिजबुल्लाह हो गया और जितने भी ये सारे लोग हैं संगठन, इसको उतारा जाता है। अब इसके बाद होता क्या है कि आखिर जो गोल अचीव करना है, तो यहाँ तक हमको ये सारे संरचना समझ में आ चुकी है कि अगर कोई चाहे भी कि कोई बाहर से इंटरफेयर करके उस देश का रजीम चेंज कर दिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा हुआ काम है, क्योंकि जो मेन पावर है उसको तो इलेक्शन में जाना नहीं है। और इसी जो कमजोरी है डेमोक्रेसी के नाम पर, वेस्टर्न कंट्री
सारे के सारे देशों के साथ यही ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए पाकिस्तान के अंदर कि पामर जो है वह एक किसी के पास समिटा हुआ है, वहाँ के सेना के पास। जैसे ही वहाँ के सेना को लगता है कि जो अब सिविल जो सरकार है वह कुछ बाधा उत्पन्न करने वाली है, तो उनको तुरंत क्या कर दिया जाता है, उनको तुरंत सरकार से हटा दिया जाता है। आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले इमरान खान को सेना के द्वारा हटा दिया गया। तो यहाँ पे ये चीज़ अब रजीम चेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन नेतन्याहू जो हैं, इजराइल के जो प्रधानमंत्री, वह कुछ दिन पहले अपने एक भाषण देते हुए ईरान के लोगों को भी संबोधित करते हुए बोलते हैं कि स्टैंड अप फॉर योर फ्रीडम फ्रॉम द इविल एंड ऑप्रेस्ड रिजीम। वो बोलना चाहते हैं कि तुम्हारा जो खुमैनी है वह तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रही है, तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दबा रही है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, वह चाह रहे हैं कि जो क्लैश है वह अंदर से उत्पन्न हो जाए। जब अंदर से क्लैश उत्पन्न हो जाएगा तो फिर उसको कोई नहीं बचा पाएगा देश को। ये करने का मतलब है कि अंदर से लोगों के अंदर गुस्सा आना चाहिए। नेतन्याहू यही चाहते हैं। उसके बाद वह वित्तीय नुकसान करवाना चाहते हैं इकोनॉमिकली तरीका से। पहले से ही इतना ज़्यादा वह देश सेक्शन है कि अब और ज़्यादा जैसे ही उसके ऊपर इकोनॉमिकली हालत ख़राब होगा तो हो सकता है वह अंदर से ही रिवोल्ट कर जाए। उसके बाद हिजाब पर हाल में ही विरोध आप सभी लोगों ने देखा होगा। वहाँ पर भी जो माइनॉरिटी है, जैसे पाकिस्तान के अंदर जितने भी माइनॉरिटी हैं, हिंदू हो गए, सिख हो गए, इन सभी लोगों को जिस तरीका से पाकिस्तान परेशान करता है, उसी प्रकार से ईरान भी अपने माइनॉरिटी को तंग करते हैं। एक तो बचे हुए ही कम है। उसके बाद क्या है, IRGC के जो कमांडर हैं उनको हाल में इजराइल मार दिया। करना क्या चाहता है कि ऊपर के जितने भी लेवल के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उन सभी लोगों को इजराइल पहले मार दिया, ताकि जैसे ही इंटरनल क्लैश उत्पन्न हो तो कोई और बीच में नहीं आए बचाने के लिए। उसके बाद ईरान आर्म फोर्स के भी चीफ को मार डाला। सीनियर जो IRGC के ऑफिसर हैं उन सभी लोगों को मार दिया। उन सभी लोगों को मारने का पीछे का मेन कारण यही था कि जैसे ही अंदर से रिवोल्ट हो उनको कोई रोकने वाला नहीं हो। नेतन्याहू चाहते हैं कि अटैक हम करें, उसके बाद अंदर देश के अंदर इंस्टेबिलिटी आए। इंस्टेबिलिटी तो आएगी क्योंकि इकोनॉमिकली हालत पहले से ही खराब है और ज़्यादा खराब होगी। अंदर से अपराइजिंग होगा, आवाज़ उठने लगेगा, उसके बाद रिजीम कोलैप्स कर जाएगा, खत्म। लेकिन ये सब चीज़ें अभी तक ऐसा होना कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये करने से लोग उल्टा इजराइल के खिलाफ ही खड़ा हो जाए। क्योंकि जो लोग देश के अंदर हैं, देश के अंदर वो चाहे जितने भी लड़ाई लड़े, लेकिन जब भी देश की बाहर की मामला आता है तो लोग एकजुट हो जाते हैं। ये भी हो सकता है, यहाँ पर चांस 50-50 है। उसके बाद जो एक चीज़ और है कि एक सिस्टम के विरोध, उस सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए कोई विरोध में भी खड़ा होना चाहिए। जैसे शाह के विरोध में अली खुमैनी थे, हिताबुल्लाह खुमैनी, उसी प्रकार से अभी अली खुमैनी के भी विरोध में कोई होना चाहिए। तो एक हैं रजा पहलवी, जो शाह हैं उन्हीं के बेटा हैं। ये डेमोक्रेसी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनको देश के अंदर उतना कोई पकड़ है नहीं, तो ये उतना तैयार भी है नहीं। उसके बाद एक और है MEK, मुजाहिदीन ऑफ किकल्स। ये क्या है कि ये भी है, लेकिन जब ईरान इराक का युद्ध हो रहा था तो ईरान के विरुद्ध जाकर इराक को साथ देते थे, इसलिए इनका भी देश के अंदर इतना पकड़ नहीं है। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में और क्या कहना चाहते हैं। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय